अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। तो आज हम बात करेंगे एम्ब्रॉयडरी सेक्टर जिस तरह से ज़वाल पजीर होता जा रहा है उस हवाले से, क्योंकि अभी जिस जगह पर मैं खड़ी हूं ये एक एम्ब्रॉयडरी सेक्टर था। मेरे पीछे अगर देखें तो अंधेरे के सिवा यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आता। उसकी वजह सिर्फ ये है कि यहाँ पर पहले मशीनें थी, रोशनी थी, और जो हालात इस वक्त मुल्क में पैदा हो चुके हैं तो ये फैक्ट्रियाँ, मशीनें, हर कोई बंद करने पर मजबूर हो चुका है। और सेम सिचुएशन इस जगह पर भी है। जगह बहुत बड़ी है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा सेक्टर था और अभी जो है ज़वाल पजीरी का ये शिकार हो चुका है। कई मज़दूरों का जो रोज़गार होता है वो इन फैक्ट्रियों से जुड़ा होता है, लेकिन अब चूंकि हालात ऐसे पैदा हो गए हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, जो मज़दूर है, ख़ास तौर पर अगर एम्ब्रॉयडरी की बात करें, स्किल्ड लेबर होता है, अगर यहाँ पर काम नहीं करेगा तो कहाँ पर जाएगा, कितना मुश्किल हो जाएगा। हर जगह जाले नज़र आ रहे हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत टाइम से ये जो जगह है ये बंद है। तो इसी पर बात करेंगे, आखिर वजह क्या बनी, क्यों बंद करने पर मजबूर हुए। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के ओहदेदारान मौजूद हैं, उनसे बात करूंगी। तो आप मुझे बताएं, इस वक्त जिस तरह से मैं देख सकती हूँ कि इतना ज़्यादा सुनसान ये एरिया लग रहा है, कहीं पर हमें रोशनी दिखाई नहीं दे रही, आखिर वजह क्या बनी कि इतने बड़े सेक्टर को बंद करना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। बड़ा हसास मौजू है जिसका आपने इंतखाब किया। बात यह है कि इस गवर्नमेंट, जब ये गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने बग़ैर किसी सोचे समझे, बग़ैर प्लाने के आते ही जिस तरह बाकी तमाम सेक्टर्स को डिस्टर्ब किया, बर्बाद किया, इस एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को भी इन्होंने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने आते ही सबसे पहले सेल्स टैक्स इम्पोज कर दिया 17% बग़ैर किसी वर्किंग के। उससे ये हुआ कि हमारी जो रॉ मटेरियल था वो 70 रुपए वाली कोन 102 105 रुपए पे चली गई। आज वो कोन 145 रुपए की है। इसी तरह बिजली का यूनिट देखें तो बिजली का यूनिट 16 रुपए का था, तो ये लोग कहते थे कि वो ये IPPs के साथ इन्होंने महंगे मायदे किए हुए हैं, तो 8 रुपए का यूनिट होना चाहिए। आज जो एक्चुअली बिल आ रहा है वो 45 रुपए पर यूनिट आ रहा है। तो हर चीज़ की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, और ख़ान साहब के साथ, इस हुकूमत के साथ माफियाज इतने बैठे हुए हैं कि एक चीज़ जो पहले 1000-1500 रुपए की थी आज 2500 रुपए की है, और वो माफियाज जो है उसको 4500 से 5000 का बेच रहे हैं। गुर्बत बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है। जब आपकी परचेजिंग पावर नहीं होगी तो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो है वो आपकी पूरी नहीं होगी, तो आप ये लग्जरी ख़र्चे कहाँ से करेंगे। जूते कपड़े की तरफ लोग जाते नहीं हैं, लोग खाना पीना यही लोगों का पूरा हो नहीं रहा। तो ये हमारा जो सेक्टर है, हम तो बारहा कह चुके हैं, जिस आप इंटरप्राइजेज़ में खड़ी हुई हैं, फैसलाबाद में सबसे पहले एम्ब्रॉयडरी 1952 में इस सेक्टर में, इस यूनिट में लगी थी। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो गई। तो अगर आप पिछले 2 साल पहले की बात करें तो इस यूनिट में, इसमें 52 मशीन्स होती थी, सब लोग बेच के जा चुके हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मेरी 6 मशीनें हैं यहाँ पे लगी हुई, बाकी सब लोग जा चुके। कितने वक्त से हम कह सकते हैं कि ये सेक्टर बंद है? तकरीबन 1.5 से 2 साल ऐसे है कि पहले अपनी अपनी हिम्मत की बात है। खान साहब को आए 3.5 साल हो गए। जब से ये खान साहब आए हैं उस वक़्त से सेक्टर जो है प्रॉब्लम में है। उसके बाद इन्होंने कोविड का बना लिया बहाना। तो अपनी अपनी ताकत है, स्ट्रेंथ है हर बंदे की। कोई 2 साल पहले छोड़ के चला गया, कोई 1.5 साल पहले छोड़ के चला गया, कोई साल पहले छोड़ के चला गया। आज तकरीबन 6 माह हो गए हैं कि अब तो सब लोग ही तकरीबन इसको वाइंड अप करके जा चुके हैं। अब जो हैरानगी वाली बात है कि लोग छोड़ के, ये नहीं कि ये करोड़ों रुपए का सेटअप जो है करोड़ों में बेच के किसी दूसरी तरफ मूव हो रहे हैं। ये 85 लाख रुपए की मशीन आती है, तो जब आप कबाड़ में बेचते हैं या 2 साल बाद बेचते हैं तो ये 15 लाख 12 लाख में बिकती है। तो वो बेचारे जो है औने पौने में बेच के अपने कर्जे अदा करके कोई जॉब कर रहा है, किसी ने रेडी लगाई हुई है। जो रात को वो था मिल ओनर था, वो सुबह उठा है तो वो मज़दूर बना हुआ है। ये अच्छा, महंगाई के साथ, बिजली के बिलों के साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि एम्ब्रॉयडरी की तरफ जो है लोगों का रुझान उस तरह से रहा, या उनकी वो कैपेसिटी नहीं रही थी कि वो इस तरह की ड्रेसेस ख़रीद सकें, तो इसलिए आप लोग ये बंद करने पर भी मजबूर हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी जो है ये बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन करती है। हम इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर भी हैं। कोई भी चीज़ जो है एम्ब्रॉयडरी उसका लाजमी पार्ट है। आप
कोई बेड शीट हो, पल्लू हो, कोई आपकी टी शर्ट हो, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है ही है। आप कोई लेडीज़ का प्रिंट सूट ले ले तो वो 4-5 हज़ार से ज़्यादा का नहीं होता, आपका 1200-1500 से लेकर 4-5 हज़ार का। उसमें अगर वैल्यू एडिशन होती है, 2 लाख पे भी बिकता है, लाख पे बिकता है, तो सिर्फ एम्ब्रॉयडरी की वजह से ही बिकता है। तो एम्ब्रॉयडरी वैल्यू एडिशन करती है और औरत पहले दिन से एम्ब्रॉयडरी को पसंद करती है और वर्ल्ड वाइड पसंद करती है। तो ये नहीं है कि इसकी तलब में कमी हुई है, इसको बहुत बुरी तरीके से हैंडल किया गया है। इस सेक्टर को बहुत बुरे तरीके से हैंडल किया गया है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और माफिया जो है वो इस सेक्टर को लूट रहे हैं। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं कि जैसे कि इन्होंने कहा कि 52 एक बहुत बड़ी अमाउंट है, कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मशीनें हैं, जिसमें से अब अगर वो कहें कि 9 मशीनें रह गई हैं, 6 मशीनें यहाँ रह गई हैं, तो क्या वाकई हालात इतने ज़्यादा इस टाइम में ख़राब आपको नज़र आने लग गए कि आप लोग मशीनें बेचने पर, ये अपना जो सिस्टम है इसको बंद करने पर मजबूर हो गए? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात ये है कि अगर हकीकत में बताया जाए ना, तो ये जो आप देख रहे हैं ना 52 मशीनों में से 9 मशीनें रहना, ये एक अजूबा नहीं है। अजूबा ये है कि पूरे फैसलाबाद के अंदर कितनी मशीनें थी और उसमें कितनी रह गई हैं। हालात इससे कहीं ज़्यादा बदतर हैं जो हम आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकते। अब तो पोजीशन ये है कि पता नहीं ये खान साहब को या इनकी टीम को, ये जो मुआशी टीम है, इनको शर्म आती है या नहीं आती। हमें अपने हाल बताते हुए शर्म आती है। बहुत हालात ज़्यादा डेंजरस हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हम उसको पता नहीं, बता रहा हूँ कि हमें शर्म आती है बताते हुए ना, हम कर नहीं पा रहे। अब हम उन लोगों को नहीं फेस करते बता बता के, कि जो सामने जाते हैं ना, कहते हैं यार बस करो आप तो रो रो के, पता नहीं ये करेंगे क्या ये लोग। आप एक एक चीज़ लें, मतलब डेली किसी चीज़ का कोई पता नहीं कहाँ जाएगी। डॉलर लें, डॉलर बुनियादी जड़ है हर चीज़ की, उसके बाद बिजली लें, पेट्रोल लें, कोई एक आइटम, उस हिसाब से हमारी जो लेबर है हमसे ज़्यादा तंग है। अभी तो बिजली के रेट कम हुए हैं, तो आप लोग खुश नहीं हैं? बिजली के रेट कम हुए, देखें ये तो इतना बेहतरीन करके खान साहब ने लॉलीपॉप दिया कि सोचता ही रहेगा बंदा हुआ क्या। ये तो वही कहानी है जो 1 साल पहले इन्होंने दोहराई थी। मतलब 4 रुपये 96 पैसे बढ़ा के 5 रुपये 96 पैसे, उसमें से 5 रुपये माइनस कर देना, ये कोई मसला नहीं है। हर महीने 6 रुपये बढ़ रही है। आपने 2 सालों बाद 3 सालों बाद आके अगर उसमें आपने वो कम कर दिए 5 रुपये, तो कौन सा एहसान। मतलब आप यही समझते हैं कि अब चूंकि इलेक्शन भी नज़दीक आ रहे हैं तो एक टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाए के, लेकिन शायद मुझे लगता है अब आवाम उस तरह से बेवकूफ़ बनने नहीं वाली। ये तो यकीनन ऐसी बात है, आवाम कभी भी बेवकूफ़ नहीं बनेगी। आप देखें कि अगर इन्होंने वाकई हमारे ऊपर एहसान किया है ना, इस मुल्क की इंडस्ट्री के ऊपर एहसान किया है, तो फिर एहसान ये करें कि जब ये आए हैं तो बिजली का यूनिट राउंड अबाउट 14-15 रुपये था, अब 40 रुपये के लगभग पहुंच गया है। अब उसमें से आधा उड़ा दें, हम भी मुतमिन हो जाएं वाकई कुछ किया इन्होंने। अब बिजली का यूनिट ये जो कॉस्ट करते हैं, अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है, 1000 यूनिट मेरी फैक्ट्री में एक्स्ट्रा ऐड कर दिएगा। मैं वापडा के पास किया जी, 1000 यूनिट माइनस करें, जो मुझे चार्ज हुआ है वो हुआ 40 रुपये 41 रुपये के हिसाब से। वो माइनस कितने रेट से कर रहे हैं? 17 रुपये के हिसाब से। वो कह रहे हैं जी बाकी गवर्नमेंट टैक्सेस हैं, ये रिड्यूस नहीं होंगे किसी सूरत में। कहाँ जाएँ, किसको कहें? सुनने वाला ही कोई नहीं है। बेसिक जितने महकमे हैं सब चोर डाकू लुटेरे, इन समेत सब चोर डाकू लुटेरे हैं। अय्याशियाँ इन्होंने बनाई हुई अपनी, ये दफ्तरों के नाम से, ये पार्लियामेंट के नाम पे। इससे पहले भी कभी इतने बुरे हालात देखे आपने, खास तौर पर अगर हम एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की बात करें? मुझे राउंड अबाउट तकरीबन कोई 22 साल हो गए इस फील्ड में। इंतहाई बदतर हालात ये देखे हैं, या फिर जब परवेज़ मुशर्रफ दौर में बिजली का क्राइसिस आया था वो देखे थे। उस वक्त ये हालात नहीं थे, चूँकि बिजली का बहरान था सिर्फ, और लोगों ने अपना अल्टरनेट सोच लिया था। किसी ने यूपीएस लगा लिए, किसी ने जनरेटर लगा लिए। अब हमारे पास अल्टरनेट ये तो नहीं कर सकते कि हम मार्केटों में लोगों को घर में जाके ज़बरदस्ती कपड़े तो नहीं दे सकते। बेसिक हालात ख़राब होने की मेन रीज़न पेट्रोल, डॉलर है, और बहुत ज़्यादा हमें जलील किया जा रहा है डॉलर की वजह से। जो मशीन हमारी आती थी ना 20-25 लाख रुपए की, उस मशीन की कॉस्ट चली गई राउंड अबाउट करोड़ के लगभग, और हम उसमें मज़ीद ज़्यादा जो जिद्दत का हमारा शोबा है, जिद्दत वाली मशीनें मंगवा नहीं सकते। हमारे मुकाबले में बाकी मुल्कों में जिद्दत वाली मशीनें हैं, इसलिए हमें उसमें मजदूरी भी पूरी नहीं मिलती। अच्छा, ये जो मशीनों के रेट, जिस तरह से अगर आप ठीक है मजबूर हैं, मशीनें बेचने पे काम नहीं चल रहा, रेट एकदम इतना नीचे कैसे गिर जाता है कि लेते आप लोग अगर 85 लाख की हैं तो वो बिकता बहुत कम में है? असल यही है ना कि मशीन बेसिक मॉडल के हिसाब से सेल होती है, वहाँ से डॉलर के हिसाब से आती है। यहाँ पे ₹5 की वैल्यू नहीं है कोई भी। मशीन वक्त के साथ साथ, चलने के साथ साथ अपनी वैल्यू कम कर जाती है। मशीन 2 साल चली, उसका रेट एकदम से नीचे आ जाएगा। ज़ाहिर है उसमें जिद्दत वाली चीज़ें और आगे ऐड हो जाएंगी। जितनी जिद्दत वाली चीज़ें आगे ऐड हो जाएंगी, वो पहले वाली चीज़ जो है वो पुरानी हो जाएगी, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। अब्दुल गफ़ार साहब भी मौजूद हैं और पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सदर हैं। मैं आपसे बात करूंगी, तो आप मुझे बताएं, जिस तरह से हम जब भी इस टॉपिक पर बात करते हैं तो लोग मायूसी नज़र आते हैं। डेफिनेटली इतनी मशीनें जब बंद हो जाएंगी, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी तो मसले होंगे। इसके अलावा
ये बंद होने से जितना मज़दूर तबका पिसता है उस पर क्या कहें? ख़ास तौर पर आपको तो ज़रूरत होती है स्किल्ड लेबर हो, तो आपके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होता है अगर दोबारा से आपको इस तरह की हायरिंग करनी पड़ जाए? हाँ जी, शुक्रिया। हमारे जो यहाँ पे काम करते हैं ये स्किल्ड लोग ही होते हैं, उनको हम ट्रेन करते हैं, हमें उनको ट्रेन करने में 1 साल लग जाता है। उसमें हमारी मशीनों की टूट-फूट भी होती है, सारा कुछ होती है। लेकिन जब वो 1 साल बाद होता है, हालात इस तरह के अब बन गए हैं, यहाँ पे आप देख लें कि 52 मशीनों में से सिर्फ 6 मशीनें रह गई हैं। इसका मतलब वो सारे लोगों को फ़ारग करना पड़ा है। जिन लोगों को हमने अपनी जेब से पैसा खर्च करके उनको यहाँ पे तरबियत दी थी, अब वो लोग भी बेरोज़गार बैठे हुए हैं और हमें जब दोबारा ज़रूरत पड़ती है, हालात सीधे होते हैं, तो किसी ने कोई रेडी लगा ली होती है, कोई दिहाड़ीदार काम कर रहा है, तो हमें वो दोबारा से वो ट्रेंड लोग नहीं मिलते। उसकी वजह सिर्फ ये है कि इसकी एक तसलसल नहीं है। हालात में वो कहते हैं जी कि आज हम यहाँ पे हैं तो हमारा तो आपको सैलरी भी पूरी नहीं मिल रही, एक दिन काम चलता है तो 4 दिन के लिए बंद होता है। इसलिए काम थोड़ा चले या बहुत चले, उसमें एक तसलसल होना चाहिए, तो फिर लोगों को रोज़गार भी सही मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हम दूसरे ममालिक को देखते हैं ना, तो वहाँ पे उनका एम्ब्रॉयडरी सेक्टर हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। उनका बिजली का रेट का भी फ़र्क है, बाकी चीज़ों का भी। डॉलर वहाँ पे इंडिया में देख लें, हमारा तकरीबन दुगनी कीमत पे है, वो लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उनकी गवर्नमेंट उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, वहाँ पे लेबर स्किल्ड है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे जदीद किस्म की उनको डिज़ाइनिंग मशीनों के, इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैकेनिकल के कोर्सेज़ कराए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मैं पिछले तकरीबन 3 साल से टेबटा वालों को, गवर्नमेंट को और चैम्बर के थ्रू मैंने हर जगह एप्लीकेशन दी है, हर जगह रिक्वेस्ट की है। रज़ाक दाऊद साहब आए थे, उनको, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मैंने कहा है कि हमारे सेक्टर पे अगर आप लोग ये बहरानी कैफियत ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें स्किल्ड लेबर दी जाए। जो टेक्निकल एजुकेशन अदारे हैं उनमें हमारे वो जदीद तरीन कोर्सेज़ करवाए जा सकें, ताकि हम भी वो जदीद मशीनें ला के दुनिया के साथ मुकाबला कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हमने अपनी आल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के बैनर तले और साथ हमारे पैटर्न चीफ फ़ारूक यूसुफ साहब हैं, उनके साथ मैंने अपना एक प्रोजेक्ट रखा, उनसे मैंने बात की, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पहला डिज़ाइनिंग का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो हम अब से तकरीबन 2 दिन बाद उसका इफ्तिताह करने वाले हैं। वो हमने अपने ख़र्चे पे बनाया है, हमारी एसोसिएशन ने, फ़ारूक यूसुफ साहब ने उसमें पूरा किरदार अदा किया है। उसमें हम स्किल्ड लेबर तैयार करेंगे और उस स्किल्ड लेबर को हम इस सेक्टर में आगे देंगे, जिसकी वजह से जदीद किस्म का काम जो है वो पाकिस्तान में मुमकिन होगा। हम भी वो जदीद किस्म की डिवाइसेस मशीनों को लगा। कैपेसिटी की बात करें, जैसे कि बड़ा अच्छा इकदाम आप लोग कर रहे हैं, बेशक हुकूमत इसमें आपको साथ नहीं दे रही, लेकिन चूँकि आपको भी इस चीज़ की ज़रूरत है तो अपने तहत ही आप लोग कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे उस इंस्टीट्यूट में कितनी कैपेसिटी होगी? क्या कह सकते हैं कि हर साल कितने स्किल्ड लेबर वहाँ से निकलेंगे? देखें, जितने हमारे अपने वसाइल थे, हम तकरीबन को 8-10 लाख रुपए से उसको शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले उसमें 10 स्टूडेंट जो हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और आइंदा आने वाले दिनों में हम इसको दूसरे शहरों में भी इंशाल्लाह ताला फैलाएँगे। ये हमारा इंशाल्लाह ताला कामयाब तजर्बा होगा। जितने हमारे पास वसाइल थे उतने हमने किया है। वहाँ पे हर 3 महीने के बाद 10 स्टूडेंट जो हैं वो ट्रेंड होके स्किल्ड उनको मिल जाएगी ये वाली। उनको हम मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ में जॉब भी लेके देंगे। ये देख लें कि साल में आपके तकरीबन 120 स्टूडेंट जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। ये तो एक दिए से दिया है, फिर वो आगे इंशाल्लाह ताला जलता जाएगा। इसके बाद हम हाफिज़ाबाद, लाहौर, गुजरांवाला और जहाँ जहाँ भी हमारे ऑफिसेज़ हैं वहाँ पे हम इसी टाइप के इंस्टीट्यूट अपने ख़र्चे से इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। और जो काम गवर्नमेंट के करने वाले हैं वो ये सारा प्लान आपने गवर्नमेंट के सामने रखा था? एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा रखा है। चैम्बर में हमारी मीटिंग हुई है, मैं स्टैंडिंग कमेटी उसका वाइस चेयरमैन भी हूँ चैम्बर में। वहाँ अपने इस प्रोजेक्ट को रखा, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ़ इदारों में रखा। NPO ऑफिस जो SMEज़ के लिए ख़ास तौर पे हमने उनसे लोन की अपील की कि हमें बिला सूद इसमें लोन दे दिया जाए, ताकि हम इस तरह अब हमें जो नेक्स्ट हमारी प्लानिंग है, हम एक छोटी मशीन लेके जिसे हम सैम्पलिंग मशीन बोलते हैं, उस पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेनिंग भी इंशाल्लाह ताला देंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा खर्चे वाला काम है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम उसमें हिम्मत नहीं हारेंगे और ये काम जो है ये इसी साल में पाया तकमील तक पहुँचे। आने वाले टाइम में हम ये तो नहीं ना कह सकते कि ये जो मशीनें हैं ये 6 से 4 भी हो सकती हैं?
मशीनें आप इसकी बात करें जो हम करना चाह रहे हैं। जी मतलब मैं ये बात कर रही हूँ कि जिस तरह से 52 से अगर 9 से 6 मशीनें आई हैं, आप आगे आने वाले टाइम में क्या हालात देखते हैं कि कहीं ये मशीनें मज़ीद कम करने की ज़रूरत तो नहीं पेश आएगी? ये डिपेंड जो करता है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी से है। देखें, गवर्नमेंट ने एसएमईज़ की पॉलिसी बनाई, उसका फेलियर सबसे बड़ा ये है कि किसी भी स्टेक होल्डर को उन्होंने मशावरत नहीं की। जब बंद कमरों में किसी भी सेक्टर के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं तो वो फेल ही होती हैं। अगर इन्होंने इसको कामयाब करना है, ये वाकई अब देखें, एक दौर था जब ये लोग कहते थे कि नवाज शरीफ के दौर में लूमें तोल के बिकी हैं। अब वो दौर है कि एम्ब्रॉयडरी जो है ये कबाड़ के भाव, लोहे के भाव बिक रही है। लेकिन मैं 22 साल से इस सेक्टर के साथ वाबस्ता हूँ और मैं आज भी नाउमीद नहीं हूँ। इंशाअल्लाह ताला हमारी एसोसिएशन पॉजिटिवली काम करती रहेगी और हम इस सेक्टर की बहाली के लिए लगे रहेंगे। गवर्नमेंट हमारा साथ देगी तो बहुत जल्द ये सेक्टर बहाल हो सकता है, अगर नहीं भी देगी तो इंशाअल्लाह ताला हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि हमने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस सेक्टर के लिए दिया है। इतने सालों में तो एक छोटा बच्चा पैदा होकर जवान हो जाता है। अब हम इससे पीछे कहाँ जा सकते हैं? हमारा यही रोज़गार है, यही हमारा काम है। जब ये सेक्टर्स बंद होते हैं डेफिनेटली आप लोगों का कारोबार तो मुतासिर होता ही है, लेकिन उसके साथ अगर देखा जाए तो जो मज़दूर है वो भी मुतासिर होता है। उस टाइम पे आप लोगों के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है एक मज़दूर को ये कह देना कि आज हमारी मशीन बंद हो गई है, कल से आप यहाँ पर नहीं काम करेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया है कि उस मज़दूर के लिए तो जितना मुश्किल है वो है, हमारे लिए कितना मुश्किल है कि हमने उस पर जितना पैसा खर्च किया हुआ है उसको तरबियत देने के लिए, उसको सिखाने के लिए हमने 2 साल लगाए हैं, अपनी मशीनों की तोड़ फोड़ करवाई है। अब हम उसको जब फ़ारग कर देते हैं तो हमारे लिए वो बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है। अब ये देखें कि अगर यहाँ पे 52 मशीनें थीं तो 6 रह गई हैं। हर मशीन के ऊपर आप 5 बंदे भी लगा लें, 24 घंटे ये वाली चलती है मशीनें, तो 5 से 6 बंदे भी लगा लें तो 200-250 बंदा तो सिर्फ इस फैक्ट्री से ही फ़ारग हो गया है। तो पूरे पाकिस्तान में आप देख लें कितने हज़ारों लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए होंगे। और साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ पे बेवा औरतें और जो अनपढ़ औरतें हैं जो और कोई काम नहीं कर सकती, उनको ला के यहाँ पे थ्रेडिंग का काम सिखाते हैं, क्लिपिंग का काम सिखाते हैं। उनके लिए पर्दे की जगह अलग बनाई होती है और बाइज़्ज़त तरीके से वो ना सिर्फ अपना रोज़गार, किसी घर में वो सफाई का काम करें तो उनको 3000 से ज़्यादा नहीं मिलता, यहाँ पे 15 से 20 हज़ार रुपया वो एक आम औरत कमा रही है। लेकिन जब मशीनें बंद होती हैं तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे 30 औरतें काम कर रही थी उनमें से सिर्फ 5-6 रह गई हैं। बिल्कुल ऐसे है कि जब सेक्टर मुतासिर होता है डेफिनेटली जो नीचे का तबका है तो वो भी मुतासिर होता है। अभी हालात काफ़ी मुश्किल ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हुकूमत कुछ ना कुछ इसमें बेहतरी लाएगी। अभी वक्त पर ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी कुछ मज़दूर मेरे साथ मौजूद होंगे जो इन मशीनों को हैंडल करते हैं, मैं उनसे बात करूंगी। तो आप मुझे बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, यहाँ पे ये सारा जो काम है ये आप देख रहे होते हैं? जी। ठीक है। अच्छा, ये जो मशीनें हैं इनको हैंडल करना, चलाना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है, तनख्वाह बहुत कम चलती है, 15,000 तनख्वाह है तो रोटी जो है वो बहुत बिल ज़्यादा जाता है। तकरीबन 10 रुपये की रोटी है तो 100 रुपये का सालन की प्लेट है, तो 15,000-12,000 बचता है। महंगाई बहुत है। कहाँ से आते हैं आप? डिजकोट से। अच्छा, तो फैमिली में भी पैसे देते होंगे? जी, घर तो गैर शादीशुदा हूँ मैं। अच्छा, माँ बाप तो होंगे? माँ बाप को देता हूँ जी। तो उतने में गुजारा हो जाता है? मुश्किल बहुत हो रहा है, क्या करें फिर। कहाँ रहते हैं? इधर ही रहते हैं फैक्ट्री में। फैक्ट्री में ही रहते हाँ हैं? जी। जी इन्होंने रिहाइश दी हुई है? हाँ जी, रिहाइश दी हुई इन्होंने जी। पे आपके लिए खाना पीना मुश्किल हो जाता है उतने में? हाँ जी, बहुत मुश्किल है जी। 10 रुपये की रोटी बता तो रहा हूँ, 10 रुपये की रोटी है, 100 रुपये की सालन की प्लेट है, तो इसमें हमें क्या बचता है। कितने टाइम से कर रहे हैं यहाँ पर? मुझे तकरीबन हो गए हैं 6 माह। अभी अब 6 माह हुए? हाँ, इधर इससे पहले कहाँ थे? इधर मैं वो था बाबा चक में, सरगोदा रोड पर। तो वहाँ पर क्या मसला हुआ? वहाँ फैक्ट्री बंद हो गई थी या फैक्ट्री बंद हो गई, जैसे माल नहीं था इसलिए। एम्ब्रॉयडरी की ही थी? फैक्ट्री के यहाँ धागे महंगे हो गए हैं तो इसलिए। अच्छा, वहाँ पर कितने साल काम किया? वहाँ मैंने 2 साल काम किया। 2 साल का मतलब आपको तकरीबन 2 साल पहले ही आपने काम स्टार्ट किया था? नहीं, मुझे अरसा तो बहुत हो गया है। दूरी करते आ रहे हैं। जी। इससे पहले क्या करते थे? काम तो यही किया है मैंने, और कोई भी नहीं। अच्छा, जैसे कि चूँकि आप जो होते हैं आपकी महारत जो होती है वो इस काम में होती है, ये मशीनें चलाना, कढ़ाई वाला सारा काम करना,
खुदा ना खासा मतलब अगर यहाँ पे मसला हो जाए आपको निकाल देते हैं तो कोई और काम है जो आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कोई और नहीं काम, यही काम है। और कोई सीखा ही नहीं ना, या कोई सीखता तो फिर ही होता। ठीक है, चल आप मुझे बताएं आपका नाम क्या है? आसम मनीर। तो आसिम आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? हो गए साल का। साल हो गया। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से आते हैं? हासलपुर, रहते कहाँ हैं? इधर क्वार्टर में। अच्छा, तो कितना कमा लेते हैं यहाँ से? तनख्वाह 16,000 है, जो बोनस है जो लग जाए ना लगे ना सही, तो रोटी का खर्चा बहुत आ जाता है। तो 16,000 में पीछे भी भेजते होंगे पैसे, अपने पास भी रखते होंगे? हाँ जी, 10,000 10-12,000 ही बचता है। तो उसमें घर का किराया पीछे सारा कैसे करते हैं मैनेज? बस अल्लाह के हार से ये हो तो कुछ नहीं, महंगाई बहुत होगी, जैसे कि आपको घी भी बहुत महंगा, चीनी भी बहुत महंगी है, तो यहाँ के किराए भी बहुत हैं, खर्चे भी बहुत हैं, अपना भी खर्चा, कपड़े तो आई सारा उरे पूरे सारा कुछ करना पड़ता है, 10-12 मसे बचता है बचा के। तो घर से इतनी दूर आए हैं, क्या वहाँ पर ऐसी कोई फैक्ट्री, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ काम कर सकें? कोई जगह नहीं ऐसी। ठीक, इससे पहले कहाँ कर रहे थे? इधर स्टार्ट किया, इधर ही ख़त्म किया है। इधर कितना, 2 साल बताया आपने? हाँ जी, अच्छा, 2 साल पहले ही आपने ये काम स्टार्ट किया? हाँ जी, इससे पहले क्या करते थे? वाही का जिम्मेदार। अच्छा, वहीं पे गांव में अपने? हाँ जी, तो क्या ऐसी मजबूरी पड़ी कि आपको वहाँ से जिम्मेदारा छोड़कर यहाँ आना पड़ा? वहाँ भी कुछ नहीं पल्ले पड़ता था, खर्चे नहीं पूरे होते, पानी नहीं आता था वहाँ भी, तो ऐसे लिए फिर बाहर निकलना पड़ा। बाहर भी यही हालात थे, महंगाई इतनी होगी कि काम पूरा नहीं होता। कितने बहन भाई हैं? 4 भाई है, एक बहन। तो वो सारे काम मजदूरी ही करते हैं? नहीं, छोटे भाई ने अभी अच्छा, वो नहीं, अभी नहीं कमाते? नहीं, और वालिद क्या करते हैं? स्कूल मुलाजम है। तो वही बात है कि अगर आप यहाँ से 16,000 भी कमाते हैं, यहाँ से आपका अपना भी खर्चा है, शादीशुदा है, आपकी बीवी भी होगी, उसका खर्चा है, फिर घर का खर्चा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाता? बहुत मुश्किल जी, बहुत मुश्किल। शादी को कितना टाइम हुआ है? अभी 2 माह हुए। ठीक है, चलें आप मुझे बताएं आपका क्या नाम है? जीशान। अच्छा, ज़ीशान, आप भी यहाँ पर कितने टाइम से काम कर रहे हैं? जी, मैंने तो पीछे भी काम किया है फैक्ट्रियों में, लेकिन इधर तो मैं 3 महीने हुए हैं। अच्छा, तो फिर पीछे ही फैक्ट्री बंद होने की वजह से इधर से काम, इधर ही आया हूँ काम में। कहाँ पे पहले कर रहे थे आप? ये इधर बिजली का भी काम किया है, तो ड्यूटी वाला बिजली का जो सा है, वहाँ कितनी कितनी देर किया है? ये उधर तो मैंने 3 साल 4 साल किया है। इधर पास में फैक्ट्री थी, उधर भी काम किया है, वो भी बंद हो गई है। बंद अभी हुई हैं फैक्ट्रियाँ? अभी बंद हुई है, थोड़ी देर हुई है, अभी बस महीने 3-4 हुए हैं। तो इस वजह से इधर भी हालात ऐसे ही हैं, कुछ दिन बंद हो जाते हैं, कुछ चलते हैं, फिर भी तामा कर लेते हैं हमारा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारा कुछ ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादा हो नहीं रहा। आई रोज़ जैसे यहाँ पर भी मशीनें बंद हो रही हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा मौका आता होगा कि जो मालिक होते हैं वो मज़दूरों को फारिग करने पर भी मजबूर हो जाते होंगे? ऐसी ये बात, ये फारिग करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं हमारे लिए। हम कोशिश जितना मर्जी उसके पास चले जाएँ कि हमारे ये हेल्प कर दें, ये कर दें, वो तो कहेगा हम पीछे मिलेंगे तो हम आपको कुछ करेंगे, पीछे माल आएगा तो हम आपको देंगे, वो भी यही कहते हैं कि हम क्या करेंगे। इस टाइम में आपने अपने टाइम में देखा कि कई मज़दूर थे जो काम कर रहे थे, काम ठप होने की वजह से उन्हें यहाँ से फारिग किया गया हो? जी, इधर तो ऐसे तो काम हुआ है, तो मशीनें बंद हो जाती, मजबूरी तो वो चल जाते हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमारा सर्कल चलता नहीं है। तो ऐसे ही मतलब फर्क हम क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, कुछ घर में बैठ जाते हैं, यही काम किया है और कोई काम सीखा भी नहीं है। अच्छा, कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि अगर एक फैक्ट्री बंद हो जाती है और आपकी जो जिसमें आप महारत रखते हैं वो ये मशीनें ही हैं, दोबारा से ऐसी ही फैक्ट्री ढूंढना कितना मुश्किल होता है? जी, बहुत ज़्यादा है। जब हम काम ढूंढने के लिए जाएँ तो वहाँ पर जगह ही नहीं मिलती, जगह मिल ही जाए तो वहाँ पर काम बंद हो जाता है, महीने 2 महीने 10 दिन चलता है, वो बंद हो जाए, माल नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग है, 2 दिन बंद हो जाती है, 2 दिन बंद, दिहाड़ी एक दिहाड़ी भी ज़ाया हो जाए ना तो हमारा 1 दिन का दिहाड़ी का नुकसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ के सुपरवाइज़र भी मौजूद है, उनसे बात करूँगी। तो आप मुझे बताएं, जिस तरह से मज़दूर डेफिनेटली जिस तरह के हालात चल रहे हैं, परेशान दिखाई देते हैं, तो कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मज़दूरों के लिए अगर या तो मशीनें बंद होने की वजह से उन्हें फारिग कर दिया जाता है और जो यहाँ पर काम भी कर रहे हैं वो इतना नहीं कमा रहे कि वो घर चला सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है ना, इसकी वजह से जो मशीनें हैं ऑनर हजरात ने बहुत सारी सेल कर दी हैं। जो लड़के दूर दराज से आए हुए थे, हासलपुर, चिश्तियाँ, बहावलपुर वगैरह से, गुजरांवाला, गोजरा से, ऐसी जगह से जो लड़के काम के लिए आए, उनके लिए ज़्यादा मसला है। वो यहाँ पे किराए पे रहायशों पे रहते हैं, होटल से खाना खाते हैं,
वो जो रोटी है ना उसका रेट भी बढ़ गया है, सालन का रेट भी बढ़ गया है मज़दूर के लिए। उस मज़दूर ने आज खाना क्या है, दाल खानी है, रोटी खानी है। दाल की प्लेट जो है आम होटल से 100 रुपये की मिल रही है, जो 60-70 रुपये में मिलती थी। रोटी जो है वो 10-11-12 रुपये पे चली गई है। इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया सर्वाइव करना। जब एक फैक्ट्री बंद हो जाती है, दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही हालात हैं, काम कम है, फैक्ट्री बंद हो जाती है, मशीनें ऑनर सेल कर देते हैं, खाम मटीरियल महंगा हो गया है, उसकी वजह से ऑनर रात बोलते हैं कि हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता, इसलिए वो वर्कर की तनख्वाह बढ़ाने में हिचकिचाते हैं। जब इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी ये बेचारे काम छोड़कर अपने घरों को चले जाएंगे। हमारे लिए भी मसला है, हमारी ये खुद परेशानी है, हम सुपरवाइज़र हैं, हमारा अपनी तनख्वाह से गुजारा नहीं होता, इन बेचारों का कैसे होगा। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा इस सेक्टर की तरफ तवज्जो दें और हमें आप यहाँ पर कितने टाइम से? मैं तो ऐसा 10 साल से इधर काम कर रहा हूँ। 10 साल से हैं, तो आप मुझे कुछ आइडिया दें कि अभी यहाँ पर कितने मजदूर काम कर रहे हैं? तकरीबन मेरे पास 35 से 40 लड़के काम करते हैं। अच्छा, ये तो अब की सिचुएशन है। अब तक कितने ऐसे मजदूर हैं जिन्हें फारिग करने पर भी मालिकान मजबूर हुए हैं? तकरीबन मैं 10 साल से आया हूँ, 200-300 लड़का मैं चेंज कर चुका हूँ यहाँ पे। कुछ लड़के ऐसे हैं जो काम छोड़ के घर चले गए बेचारे, किसी ने रेडी लगा ली है, किसी ने चाय का खोखा बना लिया है, कोई ज़िम्मेदारा करने पे, खेती बाड़ी करने पे मजबूर हो गया है। जब इनकी सैलरी यहाँ नहीं बढ़ेगी, इनको तनख्वाह पूरी नहीं मिलेगी, काम प्रॉपर नहीं चलेगा, मशीनरी प्रॉपर नहीं चलेगी, तो ये बेचारे अपने घरों को ही जाएंगे। वहाँ पे भी ऐसी हालात हैं, वहाँ पे कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं, खाद महंगी है, गंदम अब आएगी तो वो भी महंगी होगी, ज़िम्मेदारों को खाद नहीं मिल रही है, वो बेचारे क्या करें। इसके लिए हर इंसान के लिए परेशानी बनी हुई है। खुदा रहा इस हुकूमत से हमारी तो अपील है कि हमारे हाल पर रहम करेंगे। अच्छा, चूँकि आप सुपरवाइज़र हैं तो मैं यहाँ पर ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि यहाँ पर कुछ ख़वातीन भी हैं जो कि सिंध से आई हुई हैं और वो यहाँ पर काम कर रही हैं। मैंने खुद विज़िट किया है, गोदों में उन्होंने बच्चे लिए हुए हैं लेकिन मजदूरी करने पर मजबूर हैं और सिंध से इतनी दूर से वो लोग ट्रैवल करके हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें रोज़गार मिल सके। बात सिर्फ इसलिए नहीं कर सके क्योंकि ख़वातीन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सामने आकर बात करना। तो सुपरवाइज़र चूँकि हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करूँगी। जैसे कि मैं ख़वातीन से भी मिलकर आई हूँ, इतनी दूर से यहाँ रोज़गार की तलाश में आई हैं, तो जब वो आई कितनी मजबूर लगीं और क्या उनके लिए वाकई ही वहाँ पर रोज़गार ढूंढना मुश्किल था जो उन्हें इतना ट्रैवल करना पड़ा? जी, ऐसे जो बैकवर्ड इलाके हैं ना हमारे पंजाब के या सिंध में, उनमें ये इंडस्ट्री नहीं है। ये इंडस्ट्री जो है लोकल इंडस्ट्री ये शहरों में है, इसलिए गांव के जो लोग हैं जो बेचारे वो शहरों का रुख करते हैं। शहर आके एक आदमी के कमाने से घर नहीं चलता, वो घर के हर फर्द को काम करना पड़ता है। वो औरतें बेचारी अपने बच्चों को साथ लेके आती हैं। तकरीबन वो अरसा 10 साल से इधर काम पे आए हैं। जब वो इधर आए तो काम के हालात अच्छे थे, उनका रोज़गार पूरा होता था, लेकिन अब उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है क्योंकि कम है, काम कम है, एक जगह पे लगे हुए हैं, दूसरी जगह उनको जहाँ पे एक वर्कर की ज़रूरत है वहाँ पे 2 काम कर रहे हैं। अच्छा, पहले कितनी ख़वातीन यहाँ पर काम कर रही थी और अब कितनी तादाद है? हमारे पास तकरीबन 10 से 12 ख़वातीन काम कर रही थी, अब जिनकी तादाद 5 से 6 रह गई है क्योंकि हमारी मशीनें कम हो गई हैं तो हमारे वर्कर की तादाद भी कम हो गई है। अच्छा, जैसे कि मशीनें डेफिनेटली एक स्किल्ड लेबर जो है वही इसको जो है वो हैंडल कर सकता है। अगर आप एक नया बंदा रखते हैं, मज़दूर रखते हैं, कितना मुश्किल होता है उसको ये सिखाने में, टाइम लग जाता है कि ये मशीनें कैसे हैंडल करनी है? जी, हमें जो नया कोई लड़का या कोई आदमी भर्ती करते हैं ना, उसे हमें अपनी जेब से पैसे देकर उसे ट्रेन करना पड़ता है। जब वो ट्रेंड हो जाता है तो ऐसे हालात बन गए हैं कि मशीनरी बिक जाती है, वो आदमी बेरोज़गार हो जाता है। उसको तो दोबारा तो काम पे आएगा नहीं, उसकी जगह नया लड़का लाएंगे, उसको ट्रेंड करेंगे। एक आदमी है, उसने अपना ज़िंदगी का 3, 4, 5, 10, 15 साल जो है इस काम से व्यवस्था किए हैं, यहाँ पे काम सीखा है। जब ये काम बंद हो गया वो तो जहाँ भी जाएगा ज़ीरो से शुरू करेगा दोबारा। उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल है, कोई नया काम करेगा वहाँ उसे इतनी सैलरी भी नहीं मिलेगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसी है कि स्किल्ड लेबर के लिए ख़ास तौर पर बड़ा मुश्किल है कि अगर उसको यहाँ से उसको फारिग कर भी दिया जाता है तो आगे भी उसको कोई ऐसी ही फैक्ट्री ढूंढनी है जहाँ पर वो मजदूरी कर सके। अभी वक्त ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ मौजूद है ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ है फ़ारूक यूसुफ साहब, उनसे बात करूंगी। फ़ारूक साहब, इससे पहले हम होकर आए हैं, फैक्ट्री देखी जहां पर एम्ब्रॉयडरी सेक्टर हम देख रहे थे कि बहाल था, लेकिन अब जो है वो ज़वाल पजीरी की तरफ जो है वो चल पड़ा है। काफ़ी मशीनें बंद हो चुकी हैं और कुछ बंद होने के करीब है। क्या समझते हैं कि आखिर एम्ब्रॉयडरी सेक्टर इग्नोर हो रहा है या कोई और मसले आ रहे हैं इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एम्ब्रॉयडरी सेक्टर जो है
वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है इस वक्त पाकिस्तान में। मुझे ये लगता है कि हमारे हुकाम बाला और बहुत सारे जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि एम्ब्रॉयडरी सेक्टर जो है वो इस वक्त आपकी इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में हिस्सेदार है। आपकी जितनी एक्सपोर्ट हो रही है उसमें जितने लोगोस बन रहे हैं, इवन आप तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी पूरी फ्रंट पे बैक पे एम्ब्रॉयडरी हो रही है, वो एम्ब्रॉयडरी मशीन कर रही है और फिर वो एक्सपोर्ट हो रही है, तो एक्सपोर्ट में अपने हिस्सेदार है। फिर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एसएमई सेक्टर में क्रिएट करने वाला सेक्टर जो है वो एम्ब्रॉयडरी है। वो 50,000 के करीब ये पंजाब में मशीन है, मैं पाकिस्तान को कंसीडर कर लूँ तो ये 1 लाख से ज़्यादा है। तो उस पे एक मशीन पे 5 आदमी जो वो खड़े होते हैं एक शिफ्ट में, तो आप इसके अगर कैलकुलेशन में जाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी इस पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं कि इस वक्त ज़वाल पजीर है एम्ब्रॉयडरी सेक्टर। इसकी बैकग्राउंड है, इसकी रीज़न्स हैं कि वो क्यों ज़वाल पजीर है, क्यों एक लावारिस सेक्टर की तरह ये भड़क रहा है ये एम्ब्रॉयडरी सेक्टर, जो इतनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाला और आपकी इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने वाला सेक्टर है। देखें, अगर हम कुछ पीछे चले जाएं, जब ये डॉलर 125 का था तो ये मशीन जो है आपकी कोई 5 मिलियन के करीब थी, और आज जब आपका डॉलर 170 प्लस है तो ये मशीन आपकी 9 मिलियन के करीब है। वो डॉलर की वजह से आपकी मशीन महंगी हुई। नई मशीनें जो जिद्दत वाली, जो कोई आपको पता हर वक्त में आपको इनोवेशन की ज़रूरत है। अगर आपने कम्पीट करना है मार्केट में तो आपको, अब एक मशीन थी एक वक्त में फ्लैट काम कर रही थी, फिर आपको उसने सीक्वेंस लगाया जिसको सितारे बोलते हैं, फिर अब बीट जो है वो एक डिवाइस आ गई, को बीट लगा रही है। पहले वो हाथ से काम होते थे, अब वो मशीन पे आ गई। आपकी प्रोडक्शन बढ़ाने का एक आपको सोर्स मिल गया ना, आपके साथ एक वैल्यू एडिशन होता है इसी मशीन के साथ। कोई डिवाइस लगती है, बीट लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये मशीनें कब आएंगी? जब आपकी रेंज में होंगी, यहाँ लोग उसको, उनकी सख्त होगी कि वो उसको ख़रीद सकें। वो आ नहीं रही, मशीनरी पुरानी है, मशीन पुरानी है, उस पर उस तरह से प्रोडक्शन नहीं आती, उस पर लेबर जो है वो भाग जाती है। फिर जो रही सही कसर, वो पुरानी मशीनों पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी सपोर्ट नहीं करती, वो इतनी महंगी है कि आप जब सारे एक्सपेंस निकाल के देखते हैं कन्वर्जन के बाद तो आपको कुछ नहीं बच रहा होता। कुछ फैक्ट्री अंडर कैपेसिटी इसलिए चल रही हैं और वो चला ये इसलिए होते हैं कि चलें हमारी लेबर के साथ जो है लेबर ना भाग जाए, चलें 2 माह बाद 3 माह बाद कोई अच्छे हालात हो जाएंगे। लेकिन वो जितनी किसी की कैपेसिटी है उतना वो टाइम गुजारता है, वक्त गुजारता है, सर्वाइवल करता है, फिर मशीन बंद हो जाती है। हमारा दरीना मुतालबा है कि हमें टैक्स चेंज जो हमारी मुकम्मल नहीं की जा रही, हमारा जो कस्टमर है वो हमसे इनवाइस नहीं लेता, फिर जब हम सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होते हमें वो बेनिफिट्स नहीं मिलते, हमें 3500 रुपये यूनिट तक जो है वो बिजली पड़ जाती है। अब देखें, एक नोटिफिकेशन मैं अखबार में पढ़ रहा था कि 5 रुपये कुछ पैसे बिजली महंगी हो रही है। तो जब हम न्यूज़ में जाते हैं और वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने 5 रुपये बिजली जो है वो सस्ती कर दी है, हमें नहीं समझ आ रही वो कौन सी सस्ती हुई। नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो वो महंगी हुई है। तो ये मसाइल हैं जिसके लिए हमने कई दफ़ा रज़ाक दाऊद साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि हमें तमाम सेक्टरों के साथ ना सुने, हमें फ़ेस टू फेस अलहदा से टाइम दें ताकि हम आपको अपने प्रॉब्लम्स बताएं और फिर सलूशन बताएं। हमारी एसोसिएशन देखें, हमारी एसोसिएशन इसको इस तरह से भी ले रही है कि अगर हम मसाइल बताएंगे तो हम सलूशन बताएंगे कि आप किस तरह से इनको ओवरकम कर सकते हैं या बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनको, जैसे आप जिद्दत की भी बात कर रहे थे कि जदीद मशीनों की डेफिनेटली ज़रूरत होती है अगर आपने बाकी ममालिक से अपना कंपैरिजन करना है, कम्पीट करना है। तो अगर हम बात करें बाकी ममालिक की और पाकिस्तान की एम्ब्रॉयडरी के लिहाज से, अभी पाकिस्तान को किस लेवल पर देखते हैं आप? देखें, मैंने जैसे बताया कि ये बहुत बड़ा सेक्टर है,
लेकिन जिस तरह अब इसकी इंपोर्ट बंद हो गई है, आपके पास वो नई मशीनें नहीं आ रही हैं और एक आपकी रेंज जो है कस्टमर की वो आपको कम होगी, बाइंग पावर जो है वो कम हो गई है, तो हर बंदे की रेंज से निकल गई है। एसएमई सेक्टर की एक चीज़ थी, वो एसएमई सेक्टर से कह लें कि अगर आपने जिद्दत वाली मशीन लगानी है तो डॉलर की वजह से बहुत आगे महंगी हो गई है। तो इसको अगर हम एनालिसिस करें, कंपैरिजन करें वर्ल्ड वाइड, तो मेरे ख़्याल से हम बहुत पीछे हैं। हम अगर चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह जर्मन की तरह या चाइनीज़ की तरह जो है स्पेनिश की तरह इसमें आगे बढ़ें, तो अल्टीमेटली फिर यहाँ पे हालात साजगार होने चाहिए। मैंने कई बार ये भी कहा है कि हम चाइना की कंपनियों से जेवी करें, ये मशीन यहाँ पे बने, उसके लिए कोई हालात ऐसे साजगार पैदा किए जाएं। वो कहते हैं सिट टुगेदर, अगर हमारे साथ बैठेंगे तो हम इन्हें बताएंगे। हम अपना पाकिस्तान की इकॉनमी में, इसकी मैशत में बड़ा पॉजिटिव रोल अदा कर सकता है एम्ब्रॉयडरी सेक्टर, अगर इसको ऑन कर लिया जाए, इसको मान लिया जाए कि ये एसएमई सेक्टर है और ये हमारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। मैं आपको बताऊं, अगर आप एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन की बात करेंगी, बड़े बड़े अदारे, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी एसोसिएशन भी शायद नहीं कर पाई। इंशाअल्लाह ताला हमारी जो एसोसिएशन है, हम खुद, मैंने आपके प्रीवियस इंटरव्यू में कहा था, आपने मेरे से सवाल पूछा था कि कितनी की ज़िम्मेदारी है प्राइवेट सेक्टर की, आप जो है लेबर को स्किल करें। तो हमने इनिशिएट लिया है, हमने बिल्कुल एक जगह ले ली है जहाँ पे हम कंप्यूटर्स रख रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों को स्किल करेंगे डिज़ाइनिंग में, ग्राफिंग में, और इससे अगले स्टेप में भी जाएंगे। हम अपना रोल अदा करेंगे, लेकिन हम गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं। हसरत ऐसी बड़ी अच्छी बात है फारूक साहब कि अगर गवर्नमेंट नहीं हेल्प कर पा रही आप लोगों की, लेकिन आप लोग खुद से एक स्टेप ले रहे हैं। डेफिनेटली चीज़ें काफ़ी हद तक जो ख़राब है एम्ब्रॉयडरी सेक्टर में, उन्हें बेहतर होने की ज़रूरत है, जहाँ पर एसोसिएशन खुद तवज्जो दे रही है, हुकूमत को भी तवज्जो देनी चाहिए। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।